ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया था। क्रॉस प्रोडक्ट में भी मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी मैंने, लाइक अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, मुझे जरा याद दिलाओ। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या क्या कर लिया था एग्जैक्टली? अरे कोई था तुम में से लास्ट क्लास में? सर क्रॉस हाँ, प्रोडक्ट में हमने राइट हैंड थंब रूल तक कर लिया था और प्रॉपर्टीज में एंटी कम्यूटेटिव और पैरेलल वेक्टर्स का लिख लिया था। ओके, सो अगर वेक्टर्स पैरेलल हो गए ना, प्रॉपर्टीज कर रहे थे, तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी हमने कर ली थी, अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो आप यहाँ लिख सकते हो आई क्रॉस आई लो, जे क्रॉस जे लो, के क्रॉस के लो, और ये 0 होगा। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि दो गिवन वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं, तो आप उनका क्रॉस ले लो। अगर वो क्रॉस 0 आ जाता है, दैट मीन्स और वेक्टर्स आर पैरेलल। लेकिन अगर वो क्रॉस 0 नहीं आता तो वेक्टर्स पैरेलल नहीं। एग्जाम्पल देखना एक, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, अब इसमें एक शॉर्टकट मेथड और होता है चेक करने के लिए कि वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं। आप दो वेक्टर्स लीजिए, लाइक आपने एक वेक्टर ए लिया विच इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप या 2k कैप। आपने एक वेक्टर बी लिया विच इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो वेक्टर बी वेक्टर ए का डबल है। वेक्टर बी इज ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए। दैट मीन्स ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अगर आप दो वेक्टर्स को लाइक वेक्टर ए और वेक्टर बी को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, where lambda is some real number, then vector A and vector B are parallel. ये सबसे आसान तरीका है टू चेक whether the given vectors are parallel or not. अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल हैं, that means they are parallel to each other. आपको कुछ चेक नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, एंगल थीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है डॉट प्रोडक्ट से। सिर्फ आपको देखना है कि वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल आ रहे हैं। इफ दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर देन दे आर पैरेलल, अदरवाइज। अब इसके बाद थर्ड देखिए, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर, अगर वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. मैंने आपको तीन यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तीसरा जेड एक्सिस के लॉन्ग है। एक एक्स के लॉन्ग, एक वाई के लॉन्ग, एक जेड के लॉन्ग। एक्स के लॉन्ग मैंने यूनिट वेक्टर लिया विच इज आई कैप, वाई के लॉन्ग मैंने यूनिट वेक्टर लिया विच इज जे कैप, जेड के लॉन्ग मैंने यूनिट वेक्टर लिया विच इज के कैप। मैं आपसे कहता हूँ सिंपली आप क्रॉस ले लीजिए, आई क्रॉस के कैलकुलेट कीजिए या आई क्रॉस जे कैलकुलेट कीजिए। तो जब आप आई क्रॉस जो लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, साइन 90। एक यूनिट वेक्टर यूज करना है। यूनिट वेक्टर के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग फिंगर रखो और वाई के लॉन्ग कर्ल करो। स्क्रीन के सामने रखो, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग कर्ल करो। मुझे बताओ थंब कहां जा रहा है तुम्हारा? सर आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स। आयुष, राहिम, देविन, थंब कहां जा रहा है? सर आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स। एक्स के लॉन्ग रखा, वाई के लॉन्ग कर्ल कर दिया, थंब बाहर जा रहा है, आउटवर्ड्स जा रहा है। आउटवर्ड्स मींस कौन सा एक्सिस हो गया? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर क्या यूज करेंगे? के कैप। तो आप लिख सकते हो कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा। देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, साइन 91 है, इट्स के क्राउड। तो यहां से ना आप बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं कि आई क्रॉस जे होगा दैट विल बी इक्वल टू के। आप ऐसे लिख सकते हो। आप इसको याद रखने के लिए ना एक ऐसे कर कर साइक्लिक ऑर्डर में बना लो। आप यहाँ लिखो आई कैप, आप यहाँ लिखो जे कैप। डिराइव तो जैसे मैंने पीछे किया आप कर सकते हैं डिराइव। अब मैं आपसे कहता हूँ आई क्रॉस जे कैलकुलेट करो, जे क्रॉस के कैलकुलेट करो, के क्रॉस आई कैलकुलेट करो। तो आप ऐसे लिखोगे आई, इसमें अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं,
देन टेक दिस एज पॉजिटिव। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो देन टेक दिस एज नेगेटिव। अक्षत, अगर मैं आई क्रॉस जे ले रहा हूं तो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज? अक्षत, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना, तो आई क्रॉस जे जाओगे तो आप के यूज करो। अगर जे क्रॉस आई है अक्षत फ्रॉम जे टू आई एंटी क्लॉकवाइज देन इट विल बी नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं जे क्रॉस के ले रहा हूं, जे और के का क्रॉस लूंगा देन दैट विल बी आई। लेकिन अगर मैं के क्रॉस जे ले रहा हूं देन दैट विल बी माइनस आई। इसी तरह से आई जे के हो गया। अगर मैं के क्रॉस आई लेता हूं क्लॉकवाइज इट्स जे गैप। अगर मैं आई क्रॉस के ले रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं दैट्स माइनस जे। ये यूनिट वेक्टर्स आपको प्रॉपर याद होने चाहिए, ये बहुत यूज होगा। चलिए इतना लिखो, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म फाइंड अप करते हैं। लिखा इतना आप लोगों ने? आप लिख लो तो बताओ मुझे, स्लाइड चेंज करते हैं। सर लैम्डा के बाद क्या लिखा आपने? रियल नंबर, लैम्डा इज अ रियल नंबर। तो अगर आप दो वेक्टर्स को ऐसे लिख सकते हो ना, दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट है और कोई एक रियल नंबर है, ए इज लैम्डा टाइम्स बी अगर आप लिख सकते हैं तो वेक्टर्स हमेशा पैरेलल हो। सुहानी क्लियर है ये? लिखे। चलिए अब इसमें एक टॉपिक और है, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। आयुष 11th और 12th का स्टैंडर्ड एक सा है, बस होता ये कि 10th से 11th में स्टैंडर्ड बहुत बढ़ता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है। फिर 11th में जाकर ये कांस्टेंट हो जाएगा, वही लेवल 12th तक जाता है। सर वो इजी नहीं होता सर 12? लगने लगता है इजी, क्या आप आदी हो जाते हो इन चीजों के। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। आपको वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए है आपके पास, इट्स a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। वेक्टर बी गिवन है b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। और मैं आपसे कहता हूं a क्रॉस b कैलकुलेट कीजिए। a क्रॉस b कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो है डिटर्मिनेंट। आप यहाँ डिटर्मिनेंट बना दो। डिटर्मिनेंट एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जो आप स्टडी तो करोगे क्लास 12th में, थोड़ा सा आप डिटर्मिनेंट यहाँ सीखो। फर्स्ट रो लो आप आई कैप जे कैप के कैप, तो आसान सा तरीका है। सेकंड रो में a1 a2 a3 ले लो, वेक्टर ए के जो भी कोएफिशिएंट्स हैं। सेकंड रो में b1 b2 b3 ले लीजिए। ये सारे पार्ट्स आपने ले लिए। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए आप ये फर्स्ट रो लो। जब फर्स्ट रो लोगे तो फर्स्ट कॉलम भी एलिमिनेट हो जाएगा
और आप लिखोगे ऐसे ऐसे A क्रॉस B इज आई कैप। सो आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, जो बचेगा दैट्स A2B3 और B2A3। तो यहां बच गया इट्स A2B3 माइनस A3B2, ये बच जाएगा माइनस जे कैप। जब आप सेकेंड एलिमेंट लोगे वो नेगेटिव होगा, फिर से जे कैप वाली रो और जे कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया। सुहानी एलिमेंट्स क्या क्या बचे हुए हैं अब? सुहानी आप हैं क्लास में? यस सर। ओके, क्या क्या एलिमेंट्स बचे हैं? फर्स्ट रो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो गया। सर इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे, हमने इसको यूज कर लिया ना, तो वी विल बी लेफ्ट विद A1 एंड A3 B1। A1 B1 A3 B3। जब आप जे कैप Yes, ले रहे हो sir. तो जे कैप वाली रो और जे कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया। अब इसे Okay, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई कर लो, पहले राइट में फिर लेफ्ट में। ओके सर। सो ये कितना हो गया? दैट्स A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के कैप। जब आप के कैप लोगे तो के कैप वाली रो और के कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया। अब जो एलिमेंट्स बचे हैं A1 B2 और B1 A2, तो पहले आप राइट में मल्टीप्लाई करो फिर आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा इट्स A1 B2 माइनस A2, ये क्रॉस भी हो जाएगा। सर बट हम A2B3 माइनस B2A3 लिखे या A3B2 लिखे, कोई फर्क पड़ता है? क्या, दोबारा बताओ। सर जैसे मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का तो फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, हाँ, A2 A2 B3 या B3 A2 तो एक ही बात है। yes. तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा अगर आप डिटर्मिनेंट्स ओपन करो। फिर से रिपीट कर रहा हूं मेथड, जब आप कोई एक आई कैप से ओपन करोगे, आई कैप वाली रो आई कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया, बाकी जो चार बचे हुए पहले राइट में फिर लेफ्ट में। जे कैप लिया, जे कैप वाली रो जे कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हुआ, पहले राइट में फिर लेफ्ट में। यही हाल आप के कैप के साथ करो। सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव होता है डिटर्मिनेंट ओपन करते हुए, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है बेसिकली ना। यहाँ पर आई कैप से पहले एक टर्म और आती है -1 टू द पावर m प्लस m। m रो का नंबर होता है, n कॉलम का नंबर होता है। तो जैसे i है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 हो जाएगा, स्क्वायर 2 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 2 + 1 हो जाएगा। जब यहाँ लोगे -1 की पावर, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 आ जाएगा, नेगेटिव होता है। उस डिटेल में आपको फिजिक्स में नहीं जाना, आपको याद रखना है फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, थर्ड पॉजिटिव। लिखिए इतना, फिर आगे बढ़ो। सर ये हर बार के लिए वैलिड है? हर बार। फर्स्ट बिल्कुल, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव। यस, स्लाइड चेंज करूं? नो सर। अब तो लिख लिया होगा। देविन, दिव्यांशु, Yes. श्योर। नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ वेक्टर्स गिवन है, लाइक आपको वेक्टर ए दिया है, इट्स आई कैप माइनस जे कैप -2 के कैप। आपको वेक्टर बी दिया है, इट्स आई कैप प्लस जे कैप। देखो, अगर किसी वेक्टर में के नहीं है, दैट मींस के कंपोनेंट आप 0 लिख लीजिए।
आप वेक्टर बी को ऐसे लिख सकते हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। आपसे कहता है कैलकुलेट फर्स्ट ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो, सेकंड एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी साइमल्टेनियसली। के बारे में बता दोगे? हाँ देखो, यहाँ सिर्फ आई कैप प्लस जे कैप दिया है, के कैप नहीं दिया ना कहीं। दैट मीन्स के कैप का कोएफिशिएंट 0 था, तो आप आई कैप प्लस जे कैप को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक, वो आपसे कह रहा है ए क्रॉस बी कैलकुलेट कीजिए। तो जब आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे, देखिए ए क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट रो है आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो क्या होगी दिव्यांशु? सर 1 -1 -2 -1 -2। थर्ड रो हो जाएगी 1 1 0। अब आपको इसे एक्सपेंड करना है, तो जब आप एक्सपेंड करोगे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? -1 को 0 से करोगे, 1 को -2 से करोगे, सो इट विल बी आई कैप -1 इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 -1 इंटू -2 हो गया, माइनस जे कैप। तो जब आप जे कैप लेंगे तो जे कैप वाली रो, जे कैप वाला कॉलम सब एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? 1 -2 1 0। तो आप लिख सकते हैं कि 0 हो गया, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, के कैप। तो जब आप के कैप लेंगे, सो के कैप वाली रो और के कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? 1 -1 1 1। तो इट्स 1 -1, सो इट्स 1 -1 नाउ। सो ए क्रॉस बी हो जाएगा, ये रहेगा 2 आई कैप, ये हो जाएगा -2 जे कैप, और ये हो जाएगा +2 के कैप। ये क्रॉस बी आएगा। एक बार और चेक कर लो कहीं कोई माइनस तो गड़बड़ नहीं हो रहा, माइनस प्लस। ये क्लियर है सबका? राहिम, अक्षत, यस सर, यही आया। मानसी, Yes, सुहानी, कोई डाउट इसमें? नो सर, क्लियर है। नो ओके, अब मुझे सेकंड बताओ, सुहानी सेकंड पार्ट बताओ, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर? unit vector which is perpendicular to A and B both. बोथ। अच्छा, वेक्टर बता दो मुझे सुहानी, अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। Vector perpendicular to both A and B, or just A. No, for both A and B. That should be the cross product of A and B. वेरी गुड। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे तो उसमें जो भी वेक्टर आता है ए क्रॉस बी करने के बाद, दैट्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है ना, ये वाला, दिस ए क्रॉस बी, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दिस इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मानसी, इसका यूनिट वेक्टर, अब वो कह रहा है सेकंड पार्ट में, आई नीड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। वो यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेक्टर तो मिल गया जो दोनों के परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? मानसी बहुत इजी है, देखो वेक्टर मिल गया, यूनिट वेक्टर डिसाइड सर, करना है बस। हाँ, सर वेक्टर उसके बाद इसका रूट और 2 स्क्वायर प्लस 2 हम्म। स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यस, सो यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना, दैट विल बी वेक्टर ए क्रॉस बी। और देखो मानसी ये कह रही है इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ऐसी तो बनाता है यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए क्रॉस बी तो ये sir. मिल गया आपको, व्हिच इज 2 आई कैप, Sir, root नहीं हो जाएगा? अभी आएगा ना, 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है। हाँ? और उसके बाद रूट ओवर 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये आ गया 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 4 4 4 8 12। क्लियर है? So that's a unit vector which is perpendicular to both A and B. 2 I cap minus 2 J cap plus 2 K cap divided by root 12 now. Devin, clear? Rahim, Divyanshu, Ayush? Yes sir.
चलो, सो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये नहीं कहेगा क्रॉस करो, वो कुछ इस तरह से आपसे कैलकुलेट करवाएगा कि यूनिट वेक्टर निकाल दो जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है, देख लो यार वो क्या होता है, इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए, क्रॉस खुद ओपन कीजिएगा। नम्रा, इन जस्ट 5 मिनट्स हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बुला लिया था कि अब आपका कुछ मिस ना हो। सर ये एन स्क्वायर लिखा। हाँ दोबारा, एन कैप है ना ये, यूनिट वेक्टर एन कैप व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर। सर जब हम आई कैप इंटू जे कैप करते हैं तो रिजल्ट के कैप आता है, जब हम जे कैप इंटू आई कैप करते हैं तो हम बस ऑर्डर ही तो चेंज कर रहे हैं, तो रिजल्ट डायरेक्शन डिफरेंट क्यों चेंज, आते हैं? बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। इफ आई क्रॉस जे इज आउटवर्ड्स देन जे क्रॉस आई विल बी इनवर्ड्स, ये डिफरेंस है। यस सर। रिटर्न सर। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब आपके पास चाहिए आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब है। अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दे रहा हूं, दिस इज वेक्टर ए, दिस वेक्टर बी, वेक्टर ए लिया, वेक्टर बी लिया, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। आपने वेक्टर और ए और बी के पैरेलल साइड्स ली और आपने पैरेललोग्राम कैलकुलेट कर दिया। अगर इस पैरेललोग्राम का डायगोनल चाहिए तो आप वेक्टर्स को ऐड कर दीजिए, इनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट्स द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। लेकिन अगर आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो वो एरिया कैलकुलेट करने में क्रॉस प्रोडक्ट आपकी हेल्प करेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैलकुलेट कीजिए, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, वो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा दैट मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स लिया आपने, उनका क्रॉस लिया, तो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड आपको देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नाउ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अब इसी में अगर कोई आपसे कहता है अच्छा इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दो, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो आप लिख सकते हो कि जो एरिया होगा ट्राइंगल का दैट्स हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस। जो आपने ए क्रॉस बी लिया उसके एरिया का हाफ हो जाएगा। चलिए लिखिए, इतना लिखो, इस पर एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। रिटर्न सर। चलो, सो यहाँ कोई बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं आता, मैं आपको कोई एक नहीं देवेन, ए और बी का तो आप प्रॉपर क्रॉस लोगे, जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे। जैसे लास्ट वाले में आपने क्या करा, ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया ना पहले प्रॉपरली, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जो √12 आया। तो पहले आप प्रॉपर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, उसके बाद आप मैग्नीट्यूड लोगे। So let's say you have a vector A which is I cap minus J cap minus K cap, and you have vector B which is J cap plus K cap. Calculate आपसे कहता है वेक्टर A and वेक्टर B are sides of a parallelogram.
फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट, डायगोनल मींस जस्ट ऐड कर दो, सिंपल। नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक बार खुद मल्टीप्लाई करके देखो, कहीं आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। लिखिए था आंसर्स प्लीज बताते जाओ। नहीं देवन, मैग्नीट्यूड थोड़ा ना आ सकता है ऐसा। मानसी का कुछ आंसर आया, ओके। सुहानी, अक्षत, दिव्यांशु, ओके। देवन, ये जो आपने आंसर लिखा है ये क्या है, डायगोनल है या एरिया? दिव्यांशु, बाकी लोगों के आंसर्स कहाँ है? सुहानी, क्यों इतना टाइम लग रहा है? अक्षत का आया आंसर, देविन का आया है, मानसी का आया, आयुष का है। अक्षत क्या हो गया? दिव्यांशु, राहिम, चलो नम्रा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर ठीक है। सुहानी, सेकंड पार्ट। नहीं सुहानी, गलत आ रहा है, क्या कर रहे हो? So that was the formula I'm writing the answer. नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या क्या करते रहते हो तुम? सो डायगोनल जो होगा फर्स्ट पार्ट में, डायगोनल बेसिकली ए प्लस बी के इक्वल होगा, डायगोनल की लेंथ। तो आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लो। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो जब आप ऐड करोगे, सो देखो माइनस जे कैप और प्लस जे कैप कैंसिल हो जाएगा, माइनस के कैप और प्लस के कैप कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ आई कैप। ये एक क्रॉस भी आ गया। सेकंड पार्ट कह रहा है एरिया निकालो। एरिया क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसके लिए पहले ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना होगा। ए क्रॉस बी के लिए आपने डिटर्मिनेंट लिया फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप, 1 - 1 - 1
0 1 1, so that's I cap. I cap की रो और I cap वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा. So ये -1 और 1 -1 बचा, माइनस ऑफ -1 माइनस जे कैप. तो जे कैप वाली रो और जे कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा. इट्स 1 - 0 प्लस के कैप. ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा. ये बचेगा 1 - 0. तो ये आएगा -1 + 1 = 0 माइनस जे कैप प्लस के कैप. तो ये आया -j कैप प्लस k कैप. एक बार और चेक कर लें. आई कैप वाली रो गया ना 1 - 1 -1 0 1 1. तो ये -1 × -1 -1 माइनस ऑफ -1 माइनस j कैप. ये चला गया 1 और 1 1 0 हो जाएगा. प्लस k कैप रो और कॉलम एलिमिनेट हुआ 1 - 0. तो ये आया -1 + 1 0 हो गया 1 - j कैप k कैप. ये आ गया. ये बताओ ये क्लियर है सबका? दिव्यांशु आया डिटर्मिनेंट ओपन करना. यस सर, यस सर. -j कैप प्लस k कैप आ गया. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सुहानी? सुहानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? तो मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन में ही हो जाएगा ना. अरे मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन कहाँ से होगा? आई मीन वो a कैप इनटू b सर कैप लिया था √2/2 आ रहा है. मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई. कार्टेशियन फॉर्म. तुम लोग आखिरी क्लास में वहीं पहुंच गए जहां से मैंने शुरू किया था. सर फर्स्ट क्लास एरिया में से निकालना था इसमें. एरिया मैग्नीट्यूड के तो इक्वल है. देखो क्या लिखा था मैंने. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉड ऑफ a क्रॉस b. मैंने एरिया यस सर. ट्रायंगल का फार्मूला लगा दिया सर. तभी. वाह. सर मैंने भी तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही फार्मूला लगाया था, तभी मैंने उसमें लिखा था हाफ अच्छा. हाफ a × b तो होता ही नहीं है पैरेललोग्राम का एरिया. किसने कहा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ a × b होता है? रेक्टेंगल का होता है. वाह क्या क्या नई नई चीजें लेके आते हो. आओ जरा क्लास 10th में आए. ये L है, ये B है, ये एंगल थीटा है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा LB sin थीटा. वहीं से तो बनता है ये क्रॉस प्रोडक्ट. पर आपको थीटा तो पता ही नहीं है. आपको तो क्रॉस लेना पड़ेगा. जब आप क्रॉस लोगे ना अल्टीमेटली A क्रॉस B, तो AB sin थीटा यही तो कर रहे हो. क्रॉस लिया और एरिया कैलकुलेट कर लिया. लिखिए इतना और मुझे बताइए इसमें अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है. चेंज कर दूं स्लाइड? Yes, sir. आ गया. सर कैन यू गिव क्रॉस वाले का एक बार फिर से एक थोड़ा सा ब्रीफिंग, मेरे को उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा ट्रबल आ रहा है. कौन सा थ्योरी या फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट इन ये वाला कार्टेशियन फॉर्म वाला? सर क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन फॉर्म में कैसे है उसको करना है? देखो जैसे आपको A क्रॉस B करना है ना ये, तो आपने क्या किया इसी से देखो एग्जांपल. आपने फर्स्ट रो ली I कैप J कैप K कैप. ठीक है. सेकंड रो में आपने क्या किया, ये जो वेक्टर है ना I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, इसके कोएफिशिएंट्स लेने शुरू करे. I कैप का कोएफिशिएंट 1 है, J कैप का कोएफिशिएंट -1 है, K कैप का -1 है. थर्ड है J कैप प्लस K कैप. इसे आपने लिख दिया I कैप का कोएफिशिएंट 0, J कैप का 1, K कैप का 1. यहाँ तक आया? यस सर. अब एक्सपेंड करने के लिए आपने आई कैप लिया, तो आई कैप वाली रो और कॉलम एलिमिनेट हो गया. अब बताओ सुहानी क्या क्या बचा हुआ है? -1 -1 1 and 1. -1 -1 1 and 1. तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करो. ठीक. क्या आएगा? -1 माइनस -1. सेकंड टर्म नेगेटिव. अब बताओ क्या क्या एलिमिनेट होगा? अब इसमें J का रो और J का कॉलम एलिमिनेट हो क्या जाएगा. बचा? तो 1 0 and -1 and 1. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 0 को -1 से करो 0, प्लस K कैप. जब आप K कैप लोगे, K कैप वाली रो और K कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया. तो I और J में जो लिखे हैं उनको एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 1 और 0. ठीक है. यस सर.
ओके, सो दैट कंप्लीट्स योर वेक्टर। वेक्टर में पहले एक टॉपिक हुआ करता था जो अब कई टाइम से जेई मेंस में नहीं है, बट जेई एडवांस में वहां से कुछ पूछा जा सकता है। जस्ट 2 मिनट लगेंगे तो मैं उसको स्किप नहीं करना चाह रहा। दैट्स नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बस मैं इसे लिखकर छोड़ दूंगा आपके पास, अगर ये कभी आता है तो एज इट इज डेफिनेशन आ जाती है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है आपको 3 वेक्टर्स दिए हैं और आप इन तीनों का क्रॉस ले रहे हो, ए क्रॉस बी क्रॉस। वो कहता है इसे ओपन करो। तो इसे ओपन करने का एक लेंथी मेथड ये होता है कि आप पहले बी क्रॉस सी लें, जो आंसर आया उसका ए के साथ क्रॉस लो। एक आसान काम आप ये कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट सी बी लिख सकते हो। ए डॉट सी लो और उसे वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये प्रूफ सब अब है ही नहीं सिलेबस में, तो करवा नहीं रहा। माइनस बी डॉट सी लो और उसे ए से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट दिस इज ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ए क्रॉस सी इज ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। इसे लिख लीजिए, शायद कहीं आपको किसी क्वेश्चन में जब आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो आपको ये एज इट इज मिल जाएगा। ये याद रहना चाहिए। जस्ट वन लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑन दिस टॉपिक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर हम्म सर ये वाला जो है हम्म सर, इसमें आपने मतलब जो सेकंड वाला है वो क्या लिखा है? मतलब जो सेकंड वाली रो इक्वल है, इक्वल है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसी को आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, और ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। यस सर, वो तो पता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है ए क्रॉस बी। द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज, a part is it 0, b part is it a square minus b square, c part is it b cross a, d part is it twice of b cross a। सॉल्व कीजिए और करेक्ट आंसर लिखकर बताइए क्या आ रहा है। आयुष का कुछ आंसर आया। ओके आयुष, आयुष गड़बड़ आ रहा है। नहीं, आयुष का ठीक आ रहा है। देवन आपका गड़बड़ है, नम्रा आपका भी गड़बड़ है। और कोई आंसर? मानसी, सुहानी, राहिम? सुहानी का सही आ रहा है, दिव्यांशु का गलत है, देविन का सही आ रहा है। मानसी आंसर? यस सर, वो गलत हो गया, रुको।
अक्षत का सही आ रहा है। अरे देखो भाई, इजी है ना, इसमें है क्या, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी ना, तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, a का क्रॉस a के साथ दो, a क्रॉस a प्लस बी क्रॉस a माइनस। अब ऐसे करो, a का क्रॉस a के साथ लो, a का क्रॉस माइनस b के साथ लो, b का क्रॉस a के साथ लो, b का क्रॉस माइनस b के साथ, a क्रॉस a तो पैरेलल वेक्टर से 0 हो जाएगा, ये आ गया a क्रॉस माइनस b को आप माइनस ऑफ a क्रॉस b लिख सकते हो, प्लस b क्रॉस a, और b क्रॉस b पैरेलल वेक्टर्स हैं, 0 आएगा। अब ये मैंने लिखवाया था एंटी कम्यूट करता है, मैंने लिखवाया था a क्रॉस b इज माइनस ऑफ b क्रॉस a, तो इस a क्रॉस b को आप माइनस ऑफ b क्रॉस a लिख सकते हो, इट्स माइनस ऑफ b क्रॉस a, ये था ना a क्रॉस b से आपने माइनस ऑफ b क्रॉस a लिख दिया, इट्स b क्रॉस a, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ b क्रॉस, तो ये करेक्ट कौन सा है, डी करेक्ट है। ये यहां तक क्लियर है सबका? मानसी, दिव्यांशु, इन सबका भी गड़बड़ आ रहा था। यस सर। चलो एक और करके देखो, इसे लिख लीजिए, जब आप लिख लो तो बताओ, एक इस तरह का एक आध क्वेश्चन और करो। राहिम, दिव्यांशु लिख लिया? चेंज करूं स्लाइड? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू √3 a डॉट b, फाइंड देन value of vector a plus vector b is a part. Is it a square plus b square plus ab by √3 to the power half? Is it a plus b? Is it a square plus b square plus √3 ab to the power half? And is it a square plus b square plus ab to the power half? बताइए क्या आएगा आंसर? सीधे सीधे क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा घुमा हुआ कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। नहीं आयुष, गड़बड़ आ रहा है। सर वो गलती से था। अब सही है। अक्षत आंसर? गलत आ रहा है। सुहानी का बिल्कुल सही आ रहा है। नम्रा गड़बड़ हो रही है। देविन गड़बड़ है। मानसी का भी गड़बड़ है। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो, जब आप a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे ना, पहले समझो क्वेश्चन को, कैलकुलेट करना क्या है वहां से चलते हैं। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आ गया। अब आप एक काम करो, इसी तरह से ना आप ये थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो देखो ये जो इक्वेशन दी है ना, ये थीटा कैलकुलेट करने के लिए दी है उसने आपको। तो आपसे कह रहा है मॉड ऑफ a क्रॉस b इज √3 a डॉट। a क्रॉस b का मॉड क्या होगा? ab साइन थीटा, इट्स √3। a डॉट b क्या हो जाएगा? ab cos थीटा। ab से ab कैंसिल हुआ, cos थीटा नीचे ले आओ, sin थीटा बाय cos थीटा आ गया √3, tan थीटा आ गया √3। tan थीटा √3 कब आता है? जब आपका थीटा हो जाए, सॉरी 60 डिग्री, 60 या cos 60 रख दो। तो इतना इजी सा क्वेश्चन है ये कि √a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos 60 हाफ होता है, तो ये आ गया √a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a। बताओ जी, हुआ ये? यस सर। सो ये एक टाइप था जिसके क्वेश्चंस मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं कराए थे। सो दिस कंप्लीट्स आवर वेक्टर्स। मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। सो हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कई चैप्टर्स हैं। पहला है आपका वेक्टर्स, दूसरा है आपका जो बेसिकली एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। इसके बाद हम छोटा सा कोर्स करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में। फिर है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और चौथा है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये 4 चैप्टर्स है काइनेमेटिक्स में। वेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया, अब मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल पर आएंगे। सो देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स एज सच आपके सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन अब से जो भी फिजिक्स में टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, उनको करने के लिए कुछ मैथ्स के टॉपिक्स आने चाहिए, जो कुछ 11th के सिलेबस में है, कुछ 12th के सिलेबस में। जैसा एलजेब्रा, एलजेब्रा जेई वाले बच्चों को नहीं कराया जाता। जितना एलजेब्रा मैं यूज करूंगा उतना आप लोगों को आता है। ट्रिग्नोमेट्री, ये भी नीट वाले बच्चों के लिए होता है। आप लोग अपनी मैथ्स क्लासेस में इतनी ट्रिग्नोमेट्री कर चुके होते हो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री अलग से कराने की जरूरत नहीं है। जो टाइम लगेगा वो कैलकुलस में लगेगा। कैलकुलस में 3-4 टॉपिक्स होंगे। हम फंक्शंस करेंगे, फंक्शंस के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करोगे आप, और उसके बाद अब एक ट्रिक हम सीखोगे मैक्सिमा मिनिमा की। उसके बाद ग्राफ, कुछ ग्राफ के बेसिक्स यूज हो। सो ये, क्योंकि आप जेई के स्टूडेंट्स हो तो ये आपको आता है, ये आपको आता है। जो थोड़ा बहुत टाइम देना है कैलकुलस में। तो मैं कैलकुलस कुछ ऐसे कराऊंगा कि कैलकुलस के साथ साथ चैप्टर नंबर 3 का एक मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 में जहां जहां कैलकुलस आता है, हम वो मैथमेटिकल फिजिक्स में ही कवर करते हुए चलेंगे। तो ऐसा समझो कि मैथमेटिकल फिजिक्स में आपका चैप्टर नंबर 3 का जितना भी पार्ट है जहां कैलकुलस यूज होता है, वो सब कवर हो जाएगा। ये नाम लिख लो। लेकिन अगर इसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता, तो आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे। सर डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री 11th में है। जितनी आपको 10th में जितनी आपको आनी चाहिए वो सब आप 11th में कर लोगे। अब कहीं अगर कुछ ऐसा होगा जो आपने नहीं करा होगा, बता दूंगा। मैथ्स वाले बच्चे को बताना आसान होता है। ये अलग से कोर्स देना पड़ता है नीट वाले के लिए, क्योंकि वो कभी करेगा नहीं। ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी जो आप यूज करेंगे वो एसएचएम में यूज करेंगे, तब तक ट्रिक वो कंप्लीट हो जाता है।
चलिए अरे क्या हो रहा है जेई जेई टफ है। अच्छा कैलकुलस दे जरा 2 मिनट सुनो। हाँ कैलकुलस है क्या? मैथ्स की जैसे कई ब्रांचेस है ना, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, ऐसे ही एक और ब्रांच है विच इज कैलकुलस। कई वो चीजें हैं जो आप अलजेब्रा से नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अलजेब्रा से सॉल्व ही नहीं हो सकती। अलजेब्रा कितने ऑपरेशंस पर बेस्ड है? 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ऐसी कई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जहां एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फेल हो जाता है, आपको कुछ और चाहिए। उसमें से एक ब्रांच है कैलकुलस, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं जहां पर आपका अलजेब्रा फेल हो जाता है। क्लास 10 तक सब कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उससे होता था। अब बहुत कुछ ऐसा होगा, बहुत सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो अलजेब्रा से नहीं होती। जैसे पहली रियल लाइफ प्रॉब्लम इंस्टेंटेनियस स्पीड। मींस आप अगर किसी कार या बाइक के ऊपर हो, कार या बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है उसकी रीडिंग आप किसी भी तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते यूजिंग अलजेब्रा। डिवीजन से वो कभी स्पीड नहीं आई। कार के स्पीडोमीटर की रीडिंग कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो ऑपरेशन चाहिए वो कैलकुलस में होगा, अलजेब्रा फेल हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम है अगर कहीं वेरिएबल स्पीड है और आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां भी जाकर आपका अलजेब्रा फेल हो जाए। बहुत प्रॉब्लम्स में से 2 प्रॉब्लम्स मैंने यहां उठा ली। इवन आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो, वो आपसे कहता है अच्छा आप एक आइटम लोगे तो इतना डिस्काउंट है, 2 आइटम लोगे इतना डिस्काउंट है, 10 में जाकर इतना डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी अलजेब्रा बहुत एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर सकता। इनको भी जहां भी चीजें वेरिएबल आनी शुरू हो जाए, जैसे कॉस्ट वेरी करिए ना, एक आइटम की कॉस्ट कुछ और है, 5 आइटम की कुछ और होगी, 10 की कॉस्ट कुछ और होगी, जहां वेरिएशंस आने शुरू हो जाए वहां अलजेब्रा बहुत एफिशिएंट टूल नहीं होता। आपको मैथ्स की किसी और ब्रांच पे जाना होगा, दैट्स कैलकुलस। तो ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लिमिटेशन है, अलजेब्रा फेल हो जाएगा इन सारी कैलकुलेशंस। अब जैसे अलजेब्रा 4 ऑपरेशंस पर बेस्ड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कैलकुलस 2 ऑपरेशंस पर बेस्ड है, सिर्फ 2 ऑपरेशंस होंगे इसमें। एक ऑपरेशन होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा आपका जो ऑपरेशन है दैट इज इंटीग्रेशन। कैलकुलस इन 2 ऑपरेशंस पर बेस्ड है, अलजेब्रा 4 पर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहां 2 ऑपरेशंस होंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। जैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक दूसरे के रिवर्स है। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पीछे जाना है तो आप डिवाइड कर देंगे। मींस मैं आपसे कहता हूं 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, मैं कह रहा हूं मुझे दोबारा 3 चाहिए, कोई बात नहीं, आप 2 से डिवाइड कर दोगे। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर रिवर्स ऑपरेशंस। ऐसी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स है। रिवर्स कह सकते हो, मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा, आप इनवर्स कह सकते हो, एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस है। मींस आपने किसी को डिफरेंशिएट कर दिया और आप कहते हो अच्छा मुझे वापस जाना है तो आप इंटीग्रेट करो। आपने इंटीग्रेट कर दिया, आप कहते हो मुझे एक स्टेप पीछे जाना है तो आप डिफरेंशिएट करो। अब ये पूरा जो कैलकुलस है, ये कहानी स्टार्ट होगी विद द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आई एम श्योर मैथ्स क्लास में फंक्शन आप सब पढ़ चुके हैं। नहीं सर, सर Okay. चैप्टर 2 है ना ये Yes, रिलेशन फंक्शन। तो फंक्शन में मैं कोई बहुत कैलकुलेशंस यूज नहीं करूंगा, फंक्शन में सिर्फ ये फैक्ट यूज करूंगा कि फंक्शन है क्या चीज और हम किसे फंक्शन कहते हैं। भाई 2 तरह की आप चीजों के साथ डील करोगे मैथ्स में, 2 तरह के स्ट्रक्चर्स के साथ आप डील करते हैं, या तो कांस्टेंट्स होंगे आपके पास या वेरिएबल्स होंगे। तो फंक्शंस वेरिएबल्स के बीच में अलग अलग टाइप का रिलेशन है, अलग अलग तरह के रिलेशंस को आप फंक्शन कहोगे। सो जैसे अगर मैं आपको ये एक फंक्शन क्या होगा, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, special type of relation between dependent and
independent variable. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसे आप फंक्शन कहते हैं। अब क्या स्पेशल है ये आप मैथ्स में पढ़ोगे कि रिलेशन जब डोमेन और रेंज की कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब आप उसे फंक्शन कहते हैं, बट फिलहाल मुझे उसका कोई मतलब नहीं। फॉर मी फंक्शन इज जस्ट अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखता हूं y is 2x, x is a variable which is known as independent variable, y is a variable जिसे आप कहते हैं dependent variable. x change करेगा तो y भी change होगा. This relation between dependent and independent variable is a type of function. मैं function ऐसे भी लिख सकता हूँ y is equal to sin x. Again x is independent variable, y is dependent variable. तो independent और dependent में आप किसी भी तरह का भी relation लिखो, that relation would be a function. ये एक फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स का। मैं फिर कह रहा हूँ वो डोमेन और रेंज की कंडीशन जिन लोगों ने पढ़ी हुई है उस डिटेल की मुझे जरूरत नहीं है फिजिक्स में, तो मैं अननेसेसरी डिस्कशन पे नहीं जाऊँ। इन जनरल फिजिक्स में, मैथ्स में वी रिप्रेजेंट फंक्शन इन दिस वे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये जो ब्रैकेट में आ रहा है x, इसे आप कहोगे दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y आ रहा है दैट्स डिपेंडेंट वेरिएबल। मींस x तो अपनी मर्जी से कुछ भी हो सकता है, बट y की वैल्यू विल डिपेंड अपॉन x, y x पर डिपेंड करता है। जैसे मैं कभी कभी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा होगा v और फिर ब्रैकेट में t लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा है, वो कह रहा है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम लिखने का मतलब है कि इफ यू चेंज टाइम देन वेलोसिटी विल चेंज। कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी, टाइम पर डिपेंड करेगी। कभी आप ऐसे पढ़ोगे एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते v और ब्रैकेट में x आ जाएगा, इट डजंट मीन कि वो v और x को मल्टीप्लाई कर रहा है। वो आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखने का मतलब सिर्फ ये दैट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, इफ यू चेंज पोजीशन देन वेलोसिटी विल चेंज। इसके आगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, रेंज, डोमेन में कुछ यूज करूंगा तो मैं कहीं कुछ डिस्कस नहीं कर रहा। चलिए इसे लिखिए, हो जाए मुझे प्लीज बताते जाओ, जल्दी जल्दी लिखने से फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें। रिटर्न सब सबने लिख लिया था? Yes. कुछ पता है कैलकुलस स्टार्ट किसने किया था? सर न्यूटन। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, gm1m2/r², तो उस gm1m2/r² को न्यूटन जानता था कि ओके ऐसा कुछ लॉ है, लेकिन उस लॉ को डिराइव करने के लिए उसे जिस मैथ्स की जरूरत थी उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, अलजेब्रा फेल हो जाता। तो न्यूटन ने पहले कैलकुलस डिराइव करा, मतलब उसने कंस्ट्रक्ट करा, फिर उसके बाद उसने gm1m2/r² फॉर्मूला डिराइव किया था। बट जिस फॉर्म में न्यूटन कैलकुलस करता था बहुत अलग है जो फॉर्म आप यूज करोगे। राहिम, बायो के स्टूडेंट्स को इश्यूज होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अगर वो एक बार ये कोर्स ढंग से कर लेते हैं ना मैथमेटिकल फिजिक्स वालों, तो उनके इश्यूज कम हो जाते हैं। मतलब जितना भी आप यूज करते हैं पूरे सिलेबस में मैथ्स, वो सारा का सारा इस कोर्स में कवर हो जाता है। सर कैलकुलस का कुछ डेली लाइफ में भी एप्लीकेशन है? डेली लाइफ में? यस सर। हाँ, जैसे मैंने आपको दिया था ना, अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, डिस्काउंट लगा हुआ है, होता नहीं अमेज़न पे कहता है कि एक खरीदोगे तो इतने का है, दो खरीदोगे इतने का है। आप कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं जो वेरिएबल कॉस्ट, वहां आप इसे यूज करोगे। सर या वेरिएबल कॉस्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या है? जैसे उसने कहा कि अगर आपने लेट्स से एक पेन खरीदा, द कॉस्ट ऑफ दैट पेन इज 100 रुपीज। आपसे कहता है अच्छा अगर आप 2 पेन खरीदेंगे ना तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, बट इफ यू आर बाइंग 10 पेन्स तो मैं आपको 6% डिस्काउंट दूंगा। तो एक पेन की कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरी करेगी? वेरी गुड। वेरी करेगी, वो फंक्शन है। अब जो कॉस्ट है वो फंक्शन है नंबर ऑफ पेन का। So उन Yes. केसेस में you can't solve it by multiplication. You need something else, and that's calculus. सर तो यूनिटरी मेथड भी फेल हो जाएगा? यूनिटरी तो बहुत जगह फेल हो जाता है, जहाँ इक्वल नहीं है वहाँ फेल हो गया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है वहाँ तो यूनिटरी फेल हो गया, तो अलजेब्रा ही फेल हो जाएगा।
जैसे आप किसी कार से जा रहे हैं, उस कार की वेलोसिटी है 2t, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। मैं आपसे कहूँ मुझे बताओ 20 सेकंड्स के बाद क्या वेलोसिटी होगी, अलजेब्रा से आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। देखो मैं करके दिखाऊंगा आपको, ये लिख लिया इतना आपने? सर एक सेकंड। सर तो लिख देखो लिया। जब फिजिक्स और मैथ्स में हम कोई टॉपिक करते हैं ना, तो देखने का तरीका बहुत अलग होता है। मैथ्स में आपका मोटिव होता है ओके इसे कैलकुलेट रखें, फिजिक्स में मोटिव होता है कि उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखें ताकि आप समझ पाओ कि उसे यूज क्यों कर रहे हैं। कैलकुलस बहुत बड़ा टूल है, अगर कैलकुलस नहीं आया तो आगे बहुत इश्यूज आएंगे। आपको देखेगा कितना हैंडी टूल है, बहुत टफ चीजें बहुत आसानी से कर देते हैं। डन सर। अच्छा, okay. सबने लिख लिया था? दिव्यन, अक्षत, यस सर। यस सर। नम्रा, राहिम? यस सर। यस सर। यस आप जैसे मुझसे पूछा ना रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है, मैं तो आपको दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एक एग्जांपल आपको दिखेगा अलजेब्रा से सॉल्व हो रहा है, दूसरे में आपको खुद दिखने लगेगा कि अलजेब्रा फेल हो गया। एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। मैं आपसे कहता हूँ मुझे बता दो यार 20 सेकंड में ना ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम कितना है 20, तो ये आ गया 200 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 200। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि वेलोसिटी है इट्स 10 टी मीटर पर सेकेंड। अब बताओ 20 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि 20 सेकंड पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी तो हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 थी, टी इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी कुछ और होगी, टी इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी कुछ और होगी। देखो करके देखो। मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए इसमें। वो अलग अलग 20 बार मल्टीप्लाई करके तब नहीं ऐड कर, तब भी नहीं कर पाएंगे। देखो t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी आपने निकाल दिया, ओके वेलोसिटी कितनी आई 10 इंटू 1 इट्स 10। लेकिन t इक्वल टू 1.1 पर सेम होगी, चेंज हो जाएगी? तो चेंज हो जाएगी यार। 10 इंटू चेंज होगी। 1.1 कितनी आ गई? 11 आ गई। 1.2 पर सेम होगी, चेंज हो जाएगी? सर चेंज। चेंज होती चली जाएगी। तो खुद देखिएगा, तुम सोचने बैठोगे ना उसको, तुम्हें देखिएगा अलजेब्रा फेल है, हो ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। अब 1 और 1.1 ही क्यों, आप इसके बीच में लो 1.01, वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। सर एवरी नैनो सेकंड चेंज होगी। नैनो भी और फ्रैक्शंस में ले जाओ। सो यू कांट हैंडल दीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विद अलजेब्रा, यू नीड समथिंग बियॉन्ड अलजेब्रा एंड दैट्स कैलकुलस। कैलकुलस आप देखना कितने से वो इस तरह की प्रॉब्लम्स में। सो व्हेन वी डू दिस वी स्टार्ट, कुछ कैलकुलस में कुछ नोटेशंस हम यूज करते हैं, पहले उन नोटेशंस के साथ यूज्ड हो जाओ। जैसे आप अलजेब्रा में ना एक टर्म यूज करते हो डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है फाइनाइट स्मॉल चेंज। चेंज है बट फाइनाइट है। जैसे मैंने आपसे लिखा डेल्टा टी इज 0.01 सेकेंड, चेंज हो रहा है, छोटा चेंज है बट फाइनाइट है अभी। और एक चीज और याद है, जब तक आपको अपनी इक्वेशंस में डेल्टा दिखता रहे, खुश रहो कि तुम अलजेब्रा यूज कर सकते हो। आपका एडिशन वैलिड है, आपका मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, आपका डिवीजन वैलिड है। लेकिन एक और टाइप का चेंज होता है, जैसे डी से रिप्रेजेंट करें। डी को कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज। D is infinitesimal small change. अगर मैं dt लिख देता हूं, इनफाइनाइट स्मॉल में एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज, मैं कितने भी जीरो लगा दूं उससे भी छोटा चेंज होगा ये। लाइक अगर ये नंबर लाइन है ना, ये जीरो है, तो ये जो चेंज होगा ये नंबर लाइन में जीरो के बिल्कुल नेबरहुड में होगा। जीरो नहीं है, इन द नेबरहुड ऑफ जीरो, क्लोज टू जीरो। तो कैलकुलस इस तरह के चेंजेस के साथ डील करता है। मतलब इस तरह के चेंजेस की नीड आपको यहां से दिखनी चाहिए कि आप जितना 1 के क्लोज जा सकते हो उतना एग्जैक्ट आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे, उतने स्मॉल वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। सो कैलकुलस कैन डील एट दिस स्केल आल्सो। तो कहीं भी मैं डी लिख रहा हूं, दैट मींस इट्स एन इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज, और जैसे ही मैं डी लिख दूं आप समझ जाओ कि मैं अब अलजेब्रा से जंप कर कैलकुलस में आ गया। सर बट इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं? इनफाइनिटेसिमल स्मॉल, माइन्यूट, बहुत माइन्यूट। इनफाइनिटेसिमल स्मॉल का मतलब इट एक्सट्रीमली स्मॉल। ओके इनफाइनाइट दो होते हैं, इनफाइनाइटली लार्ज, एक इनफाइनाइटली स्मॉल। दिस इज इनफाइनिटेसिमल स्मॉल। हाँ आयुष, इसी को मैं कह रहा हूँ, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल मीन इट्स वेरी वेरी माइन्यूट चेंज। एग्जैक्टली नंबर लाइन पर उसको शो नहीं कर सकता, ये सिर्फ इंडिकेशन है कि ये नेबरहुड में होगा, एग्जैक्टली कहाँ होगा नहीं पता।
जैसे आप नंबर लाइन पे एरो लगा के लिख देते ना प्लस इंफिनिटी, बहुत दूर होगा। ऐसे इज इन द नेबरहुड ऑफ जीरो, कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, नेबरहुड में कहीं। तो इसे लिखते ऐसे हैं कि लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, कि आपका जो चेंज था उस चेंज को आपने बहुत श्रिंक कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, तो आप डेल्टा को dt लिख सकते हैं। So, अब आप जो कर रहे हो ना आयुष में, आप नंबर्स के साथ डील नहीं करोगे, आप फंक्शंस के साथ डील करोगे। आज तक आप यूज्ड टू वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ट्रिगो, हर जगह नंबर्स होते हैं। अब नंबर्स नहीं होंगे, फंक्शंस होंगे, आपको फंक्शंस के साथ डील करना है। तो नेबरहुड आएगा। मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली जीरो के पास में पॉइंट कर रहा हूं, जीरो के पास है। जो चेंज आ रहा है दैट चेंज इज एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज। तो ये आपका डेल्टा और डी का डिफरेंस है। डेल्टा है दैट मींस अलजेब्रा है, डी आ गया कहीं भी इक्वेशंस में दैट मींस कैलकुलस आ गया। और डेल्टा से डी में जंप करने का ये तरीका कि डेल्टा मींस चेंज था ना, आपने उसे श्रिंक कर दिया, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज कर दिया। डेल्टा टेंड्स टू जीरो मींस चेंज को आपने श्रिंक कर दिया, वो डेल्टा डी में कन्वर्ट। यहीं से आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। सर ये लिमिट क्या था? ये लिमिट आपको ये बता रहा है कि आप इसे श्रिंक करो। जैसे आप कैलकुलस होता है ना, ऐसी लिमिट एक ऑपरेशन होता है। डिफरेंशिएशन वगैरह सब लिमिट से ही डिराइव होकर आता है। तो इस लिमिट का मतलब यही है, अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा को डी बनाओ तो क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे या श्रिंक करोगे? यस वानी, मानसी, अगर मैं आपसे कह रहा हूं डेल्टा दिया है उसे डी में कन्वर्ट कीजिए, तो आप डेल्टा को और एक्सपेंड करोगे या श्रिंक कर दोगे? सर श्रिंक। श्रिंक करोगे ना। कहां तक श्रिंक करोगे? बहुत ही स्मॉल वैल्यू तक। यस उसको सर। आप इस लिमिट ऑपरेशन से कहते हैं कि लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, कि मैं डेल्टा की वैल्यू जीरो के नेबरहुड में ले गया, जीरो के बहुत बहुत क्लोज हो गई, तो डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओके। ये भी एक टाइप का ऑपरेशन है। अब ये आपके सिलेबस में है मैथ्स में कि लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं, बट फिलहाल तो मैं लिमिट सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए यूज करूँ। डिफरेंशिएशन सर एक सेकंड पीछे जा सकते लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, फिर डिफरेंशिएशन पर आता है। देखो इन ऑपरेशंस को करना मुश्किल नहीं है, ऑपरेशन बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ आप एक नया ऑपरेटर आप सीख रहे हो तो आपके ब्रेन को उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ना ये एडिशन है, ना सब्ट्रैक्शन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन। जैसे कभी केजी में या फर्स्ट क्लास में सीखा होगा मल्टीप्लिकेशन, बहुत परेशान किया था मल्टीप्लिकेशन ने, क्योंकि ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता है कि एग्जैक्टली है क्या। वैसे ही कैलकुलस में शुरू के लेक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, बट धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हैं। डिफरेंशिएशन ये ना अभी इमेज बनने में इसमें बहुत टाइम लगता है। कई लोगों की ब्रेन में वो इमेज बनना है कि डिफरेंशिएशन क्या है, कैसा है। थोड़ा सा टाइम दो, आप जैसे जैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, रियल लाइफ से रिलेटेड इसकी हम बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो अपने आप वो इमेज बननी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ x। कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें राइम? सर एफ एक्स। इंडिपेंडेंट, एफ तो फंक्शन का साइन है, सर इंडिपेंडेंट एक्स। वेरिएबल क्या है? x, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपसे कहता हूं डिफरेंशिएट कीजिए y को x की रिस्पेक्ट। तो अगर मैं आपसे कहता हूं y को x से डिवाइड करिए तो आप ऐसे लिखोगे ना y बाय x। मैं आपसे कह रहा हूं डिफरेंशिएट कीजिए तो सिंबल ये आप ऐसे लिखोगे dy ओवर dx। ये डिफरेंशिएशन है y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये बिल्कुल नया ऑपरेटर है, सीखेंगे dy ओवर dx कैसे सॉल्व करते हैं। पहला काम y से d कैंसिल मत कर देना, ऐसा ना करना है कि d से d काट दिया और बचा y बाय x, तो डिवीजन हो गया। dy इज वन टर्म, dx इज वन टर्म। अगर आप इसे फिजिकली देखना चाहते हैं कि dy बाय dx का मतलब क्या है, dx कैसा चेंज है आयुष? इट्स अ फाइनाइट चेंज और इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज? Infinitesimal small change. So dy by dx means it's infinitesimal small change in y with respect to x. कि जब आपने x को बहुत छोटी अमाउंट से चेंज किया तो y में क्या चेंज आ रहा है, that's differentiation of y with respect to x. चेंज से रिलेटेड है, दिस इज इनफाइन। अगर आप फिजिकल मीनिंग देखना चाहते हो, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज
in y with respect to x now. लोग इसको स्लोप से कनेक्ट करते हैं, विल डू स्लोप, बट अभी आप स्लोप आपको ना फिजिकल मीनिंग नहीं दिखेगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिखा देगा। मैं चाहता हूं आप इसको फील कर पाए कि dy by dx का मतलब क्या है। आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में छोटा सा चेंज किया, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है दैट्स dy by dx। तो दोबारा देख लीजिए, y is equal to fx, नो राइम बिल्कुल अलग है। y is equal to fx, y x का फंक्शन है, मींस आप x चेंज करोगे y चेंज हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं लेट्स चेंज x विद अ स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट dx से आपने x को चेंज कर दिया, देन y विल चेंज विद एन अमाउंट dy, स्मॉल अमाउंट dy। तो आप इसे कहोगे इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y में आपने एक बहुत ही माइन्यूट चेंज किया एंड दैट इज dy ओवर dx। अब इस dy ओवर dx को सॉल्व करने के ना अलग अलग तरह के फंक्शंस के लिए अलग अलग तरह के फॉर्मूले। तो पहले तो मैं आपको पॉलिनोमियल फंक्शन सिखा दूं। देवन y is equal to fx, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं डिफरेंशिएट कीजिए y को x के रिस्पेक्ट में, इसको आप लिखोगे ऐसे dy by dx। इसका मतलब है कि आपने x में बहुत छोटा चेंज किया और आप देख रहे हो y में क्या चेंज आता है, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। नो मानसी, dy by dx इज नॉट, dy by dx के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट कुड बी अ फंक्शन, बट ये ऑपरेटर। Okay, sir. After dy by dx you can get a function, but this dy by dx is an operator। जैसे अगर कोई आपसे पूछे क्या प्लस फंक्शन है, नो इट्स एन ऑपरेटर जो फंक्शन पर एक्ट करता है। मल्टीप्लिकेशन, नो इट्स एन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद यू कैन गेट अ फंक्शन। ऐसी डी ओवर dx इज एन ऑपरेटर जो एक फंक्शन पर एक्ट करे। अब कैसे डिफरेंशिएट, देवन ये क्लियर हुआ? इट्स सिंपली इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन y, y में इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज जब आप x को छोटी सी अमाउंट से चेंज करो। जब दो चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी, एक को चेंज करोगे दूसरा चेंज हो जाएगा ना। अब आप Sir, डिफरेंशिएट, हाँ एक क्वेश्चन सर, ये जब हम चेंज कर रहे हैं x को इनफाइनिटेसिमल से, तो हमें कैसे पता कि y में भी इनफाइनिटेसिमली चेंज आएगा, क्योंकि फाइनाइट चेंज नहीं आएगा? फंक्शन है ना, अगर मैं आपको ऐसे भी लिख दूं y is equal to let's say x to the power 4 लिख दिया ना, अगर आप x में छोटा सा भी चेंज करोगे, लाइक पहले आपने x1 लिया तो y आपका 1 आएगा, लेकिन अगर आपने x को 1.000001 ले लिया तो आपको क्या लगता है, क्या y 1 से बहुत ज्यादा डेविएट करेगा? No, sir. इसलिए फंक्शनल फॉर्म है। इसलिए आप जो नंबर ले रहे हो ना वो इतना, यूज होता है हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी में यूज हो सकता है डिफरेंशिएशन। जी, हर जगह, हर जो रिलेशंस आप करेंगे हर जगह आप डेरिवेशन कैलकुलस से कर सकते हैं। ये समझो जहां भी आपकी क्वांटिटीज वेरिएबल होंगी, वेरी करना शुरू करें, वहां आप यूज कर सकते हैं। अब ये तो था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। देवन जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा आप इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज लोगे। जहां भी dx आ जाएगा दैट मींस चेंज आपका इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। जब भी d आ रहा होगा दैट मींस योर चेंज इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज। डिफरेंशिएशन होगा ही इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंजेस के लिए। अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, वो डिपेंड करता है आपका फंक्शन कैसा है। अगर मैंने आपको फंक्शन इस फॉर्म में दे दिया, देखो बड़ा आसान है, डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। मैं आपसे कहता हूं डिफरेंशिएट कीजिए y को x के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखोगे dy ओवर dx। आप इसे लिखोगे d ओवर dx ऑफ x टू द पावर n। आप इसे लिखोगे n x टू द पावर n माइनस, ये dy बाय dx n x टू द पावर n माइनस 1। अगर आप x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करें, अब ये डिराइव होकर कहां से आया ये हम फिजिक्स में नहीं करेंगे, मैथ्स में आपके पास डेरिवेशन है इसकी, आप डिराइव करोगे इसको, बट मुझे इस डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिराइव नहीं करूंगा। एग्जाम्पल देखो, देखो अप्लाई कैसे करते। लाइक मैंने आपको दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया, और मैं आपसे कहता हूँ डिफरेंशिएट करो y को विद रिस्पेक्ट टू x नाउ। देखो कितना इजी है, इट्स dy ओवर dx
इट्स d over dx of x cube। यहां से कंपेयर करो, n की जगह आप 3 यूज करो, ये आएगा nx टू द पावर n माइनस 1। इसे आप लिख सकते हैं 3x टू द पावर 3 माइनस 1। बस इससे कंपेयर करना है कि n की x की पावर आप क्या यूज कर रहे हैं, 3 यूज कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1, n की जगह 3 रखा, x टू द पावर 3 माइनस 1 इज 3x। एक चीज और याद रखिएगा, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। लाइक अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे दे दूं कि x इक्वल टू टी क्यूब है, वेरिएबल से इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं आपसे कहता हूं डिफरेंशिएट करो x को विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ x विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए ना, तो आप हमेशा लोगे dx ओवर dt। ये आ गया d ओवर dt ऑफ t टू द पावर 3। यहां से कंपेयर करो, x की जगह क्या यूज कर रहे हैं आप, t यूज कर रहे हैं, n की जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, सो इट विल बी 3 t टू द पावर 3 माइनस 1, इट्स 3t स्क्वायर। मैं 4 एग्जांपल्स कराऊंगा, उसमें आप डिफरेंशिएशन सीख जाओगे। ये 2 एग्जांपल्स क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बहुत एलिमेंट्री एग्जांपल्स करेंगे Yes. 4, उसमें आप डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे कि डिफरेंशिएट करते कैसे। जी देवेन, जिसकी रिस्पेक्ट में कह रहा है उसको आप डिनोमिनेटर करो। एक और देखो, लाइक वो आपसे कहता है x है रूट t, तो फिर यही कहता है कि डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि x को आप लिख दो t टू द पावर हाफ, सो dx ओवर dt हो जाएगा, इट्स d ओवर dt ऑफ t टू द पावर हाफ। तो ये हो गया हाफ t टू द पावर हाफ माइनस 1, सो इट्स हाफ t टू द पावर माइनस हाफ। एक आखिरी एग्जाम्पल करेंगे इसमें बहुत, लेकिन बेसिक्स जो है ना डिफरेंशिएशन का, अगर ये 4 एग्जाम्पल्स आपको आते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आती। 1/t स्क्वायर। अब देखो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है ना वो है x की पावर n, 1/, नहीं है, तो इसको आपको न्यूमरेटर में लाना होगा। जब भी वो 1/t स्क्वायर 1/t क्यूब दे दे तो इसको आप न्यूमरेटर में ले आओ, t टू द पावर माइनस 2 हो गया। और यहीं से कुछ एरर के क्वेश्चंस भी करना है। dx over dt is d over dt of t to the power minus 2। सो देखो अगर आप यहाँ कंपेयर करो, इंस्टेड ऑफ n आप क्या यूज कर रहे हो, 2 यूज कर रहे हो, इट विल बी माइनस 2 t टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, सो इट्स माइनस 2 t टू द पावर माइनस 3। ये 4 बेसिक एलिमेंट्री पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। अगर ये आपको आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं। लिखिए इतना और मुझे डाउट्स बताते जाइए कहीं अगर डाउट्स आ रहा है। आप इतना लिख लो तो मुझे बताओ, चेंज द स्लाइड। सर रिटर्न। Sir, written. यस देवन। जैसे दिया होगा आप बिल्कुल वैसी पॉजिटिव नेगेटिव वैसी लेके चलें। Sir, आप एक बार पीछे जा सकते हो।
लास्ट वाला जो आ रहा है ना, ये डिफरेंशिएशन, ये है आपका फाइनल रिजल्ट देवेन, ये फाइनल रिजल्ट। डन सर। सर इसमें हमें हमेशा -1 ही करना होगा पावर में। हाँ, हमेशा हमेशा -1 करना होगा। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, फ्राइडेज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। ओके चलो, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you. ओके विश्व।